नमस्कार दोस्तों। आज पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही फेमस लायन की बात से और बहुत ही फेमस टाइगरस के बारे में। लायन जो है वो अफ्रीका से है और जो टाइगरस है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से है। लायन का नाम है सीसिल और टाइगरस का नाम है खैरी। सबसे पहले सीसिल की बात करते हैं। सीसिल का जन्म हुआ था 2002 के आसपास और वो रहता था हुआंगे नेशनल पार्क में, जिम्बाब्वे में। वहाँ का सुपरस्टार था। लोग उस नेशनल पार्क में सफारी करने के लिए इसलिए आते थे कि उन्हें सीसिल देखने को मिलेगा। कालाहारी लायन था और उसके जो मेन के बाल थे, अयाल थी, जो बड़े बड़े बाल होते हैं, वो ज़्यादातर काले थे, थोड़े भूरे थे, ज़्यादातर काले थे। तो सीसिल अपने प्राइड की रक्षा करता था। उसने कोएलिशन बनाया था एक और लायन के साथ जिसका कि नाम था जेरिको। अच्छा, वहाँ पे क्या है, जिम्बाब्वे हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत सारी जगह पे ट्रॉफी हंटिंग अलाउड है। बहुत सारी जगह बैन भी हो गया है। ट्रॉफी मतलब लोग, राजा महाराजा, आपने पुरानी फ़ोटो देखी होगी ड्राइंग रूम में या अपने जो भी रूम था, लिविंग रूम, उसमें टाइगर का चेहरा, डियर लकड़ी में मढ़ा के उसमें डियर लगे हैं, टाइगर है, लायन है। अफ्रीकन कंट्रीज से ले जाके तो हाथी के भी सिर लगाते हैं बड़े बड़े हॉल में। कई जगह आपने देखा है पूरा पूरा टाइगर खड़ा होता है, वो भी ट्रॉफी है। म्यूजियम में भी देखा होगा। अगर आपको देखना है तो कॉर्बेट म्यूजियम में देख लो आप, धनगढ़ी में, वो अभी भी स्पेसिमेन है। बांधवगढ़ जाएंगे तो महाराजा साहब का भी म्यूजियम है एक पुराना, तो उसमें सारे टाइगर ऐसे डिस्प्ले में है, जब प्रतिबंध नहीं लगा था उसके पहले के। उसको बोलते हैं ट्रॉफी। तो ये ट्रॉफी हंटिंग में क्या होता है कि अफ्रीकन लोग तो नहीं करते, बाहर के लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन और अमेरिकन, ऐसे पैसे वाले लोग आते हैं। कुछ इंडियन भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, इंडियन भी ट्रॉफी हंटिंग करते हैं वहाँ पे। उसमें सर्टेन अमाउंट दे दिया। अगर हम सीसिल की बात करें तो मालूम चला था कि उन्होंने $50,000 दिए थे, यानी करीब करीब 40-50 लाख रुपए दिए थे उसको मारने के लिए। अब हुआंगे नेशनल पार्क का रूल है कि वहाँ उसके अंदर ट्रॉफी हंटिंग अलाउड नहीं है, मतलब हंटिंग ही अलाउड नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, उसके पास में एक फार्म था जिसके मालिक का नाम था ऑनेस्ट लवू। उसके फार्म में ट्रॉफी हंटिंग करने की योजना बनाई। किसने बनाई? अमेरिका के मिनेसोटा में रहने वाला एक डेंटिस्ट था जिसका कि नाम था वॉल्टर जेम्स पॉमर। वो जब शिकार करने गया, उसको सीसिल ही चाहिए था। वो धनुष बाण, तीर कमान, बो एरो से शिकार करने का माहिर था, अचूक निशाना था उसका। और कई ऐसी सोसाइटीज मीन्स ग्रुप्स, हंटिंग ग्रुप्स का वो मेंबर था जिसमें धनुष बाण से शिकार किया जाता था। और उनका रूल था, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो ये थी कि आप धनुष बाण से ही मारोगे, आप राइफल का इस्तेमाल नहीं करोगे, अदरवाइज आपके पॉइंट्स या आपके क्रेडिट्स या जो भी आपको मिलना है वो नहीं मिलेंगे उस सोसाइटी के या उस ग्रुप के। अब क्योंकि हुआंगे नेशनल पार्क में तो शिकार करना मना था, तो उन्होंने प्लान क्या किया, एक जीप के पीछे मरा हुआ जानवर जिसकी खाल वाल उधड़ी थी, खून मांस के टुकड़े खुले निकले हुए थे, उसको घसीटा उस इलाके से जहां से सीसिल गुजरता था। घसीटते घसीटते हुआंगे नेशनल पार्क की सीमा से बाहर ले गए। कहाँ ले गए? ऑनेस्ट लबू की ज़मीन पर। वो प्राइवेट फार्म था। टाइगर, लायन, लेपर्ड के सूंघने की शक्ति अच्छी नहीं होती। हालांकि सरोज राय चौधरी जी, जो कि खैरी जिन्होंने पाली थी, जो मैं अगला जिक्र करने वाला हूँ, उनका ये मानना था, जो उन्होंने स्टडी की थी खैरी के ऊपर, उनका कहना था कि टाइगर की सूंघने की शक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। लेकिन ये सिर्फ उनका कहना था, बाकी जितनों ने बोला है वो यही बोला है कि टाइगर के सूंघने की शक्ति बहुत कम होती है, जितनी भी स्टडीज़ है। तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बात थी, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया कि अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लायन के सूंघने की शक्ति उतनी स्ट्रांग नहीं होती जैसे टाइगर की, जैसे कि लेपर्ड की। लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि नाक लगा के सूंघेगा तो बहुत बढ़िया सूंघता है। नाक लगा के या मुंह खोल के? मुंह खोलने से इनके अंदर जैकोब्सन ऑर्गन होता है, तो जो फेरोमोन सूंघते हैं, कोई टाइगरेस हीट पे है कि नहीं है ये सूंघ लेते हैं। दूसरा टाइगर जिसने की सेंट मार्किंग की है, या लायन भी, यहाँ हम लायन की बात कर रहे हैं, वो कौन है, उसका फेरोमोन से वो कितना स्ट्रांग है, कितनी एज है, इससे पंगा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें उनको सूंघ के मालूम चलती है। तो सूंघने की शक्ति तो स्ट्रांग है, लेकिन नज़दीक से। आप समझ लीजिए इंसान के जैसी है। आप क्या मानते हैं, इंसान की सूंघने की शक्ति अच्छी है कि खराब है?
अगर 20 तरह की अगरबत्ती जलाई जाएंगी तो 20 तरह की फ्रेगरेंस आप सूंघ के बता देंगे, ये चमेली है, ये मोगरा है, ये गुलाब है, ये चंदन है, आप सूंघ के बता देंगे। बाकी इसी तरह की परफ्यूम, बहुत सारी चीज़ें। फिर तो आपकी अच्छी हो गई सूंघने की। दाल बन रही है कि पराठा बन रहा है, आप सूंघ के बता देते दूर से कि ये बन रहा है। नहीं, आपके और मेरे सूंघने की शक्ति भी स्ट्रांग नहीं है, इसको अच्छी शक्ति नहीं बोलते। ये तो पास से सूंघ रहे हो आप। अच्छी बोलते हैं हाथी की, अच्छी बोलते हैं भालू की, अच्छी बोलते हैं भेड़िए की, कुत्ते की। दूर से सूंघ लेते हैं, किलोमीटर दूर से सूंघ लेते हैं। आपका सूंघने का दायरा 10-20 मीटर है। अभी 50 मीटर दूर अगरबत्ती जलेगी तो आप सूंघ भी नहीं पाओगे कि अगरबत्ती जल रही है कि नहीं जल रही। बस यही सीन है टाइगर लेपर्ड लायन का, कि जैसे हम पास से पहचान लेते हैं किस फ्रेग्रेंस की अगरबत्ती जल रही है, परफ्यूम है, वो भी सारा बायोडाटा पता कर लेते हैं उसको सूंघ के नज़दीक से। अब यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं, वो जो घसीटा गया उसके खून की स्मेल, उसके मांस की स्मेल इसको आ गई नज़दीक से। इसको सूंघते सूंघते उसने दिशा देख ली, हालांकि वो दिशा क्या देखनी थी, रोड पे ही गाड़ी दौड़ाई गई थी, उसके सहारे आगे चलता गया। उसको लगा ये मुझे जानवर मिलने वाला है। जैसे ही वो बाउंड्री के बाहर आया, पहले से घात लगा के वॉल्टर जेम्स पामर बैठा हुआ था, उसके साथ ही लोकल गाइड जो उसने हायर किए थे, गाइड का नाम था ब्रोक होस्ट। तो इसने तीर कमान से निशाना मारा, क्योंकि वो सामने ही आ गया था सीधा, ये अच्छा निशानेबाज था, निशाना लग गया। उसके बाद सिसिल वहां से भाग गया, दूसरा तीर मारने का मौका नहीं दिया। अब छिप गया झाड़ियों में। कुछ लोग बोलते हैं 10 से 12 घंटे छिपा रहा, कुछ लोग बोलते हैं 40 घंटे से 48 घंटे छिपा रहा। ये लोग ढूंढते रहे, रात हो गई थी, सुबह हुई, ढूंढते रहे। अब इनको मिला। अब मुझे तो 10 से 12 घंटे वाली बात ही सही लगती है, जो भी सच्चाई हो। जब इनको मिला तो इसने फिर राइफल का शॉट मारा। इससे पूछा गया कि आपने तीर कमान से क्यों मारा, तब इसने वही जवाब दिया था कि मैं कई सोसाइटीज़ का मेंबर हूँ, कई ग्रुप्स का मेंबर हूँ, वहाँ पर तीर कमान से शॉट मारो, राइफल का इस्तेमाल नहीं करो, तभी बहादुरी मानी जाती है, तभी आपको वहाँ पे जो भी उनका स्टेटस, क्रेडिट या पॉइंट्स मिलते हैं वो मिलते हैं। तो फिर राइफल से क्यों मारा? क्योंकि सच्चाई ये नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल पार्क की बाउंड्री के बाहर कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि अथॉरिटीज़ फ़ौरन वहाँ पहुँच जाए, इसलिए उसने तीर कमान से मारा था कि आवाज़ ही नहीं होगी तो किसी को मालूम कैसे चलेगा। राइफल से मारता तो पार्क रेंजर्स को धमाका सुनाई दे जाता, वो फ़ौरन आ जाते। अगले दिन राइफल क्यों इस्तेमाल करी कि लगा यार इतनी प्लानिंग करी, इतने षड्यंत्र किए और कहीं वो अपने हाथ से ना निकल जाए दूसरी बार, तो उसने कहा भाई मारो जल्दी। मारा। जितनी देर में गोली की आवाज़ हुई तब तक में इन्होंने उसका सिर काट लिया ट्रॉफी के लिए, क्योंकि सिर लेके जाना था। खाल उतार ली। जब तक पार्क रेंजर्स पहुंचे वहां मांस का लोथड़ा था, सीसिल नहीं था। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उछला। 2015 की बात है, सारे सोशल मीडिया आ चुके थे। बाद में केस चलाने की बात हुई, लेकिन केस चला नहीं, क्योंकि एज पर द लॉ उसने कोई रूल तोड़ा नहीं था। क्योंकि हुआंगे नेशनल पार्क के अंदर शिकार करना मना था, उसने वो किया नहीं था, बाहर किया था। लेकिन वो तरीका गलत था, कायदे से उस पर केस चलना चाहिए था, क्योंकि वो वहाँ से बुला के लाए थे, अपने आप नहीं आया था। सीसिल का बेटा था जांडा, उसकी भी मौत ऐसे ही हुई 6 साल की उम्र में, लेकिन वो खुद चल के पार्क से बाहर आया था, शिकारी ने मारा और रेडियो कॉलर भी खुद जमा कराया। उस पर केस चलाने की बात नहीं हुई। हालांकि उसके बाद ये डिमांड उठी कि ये पार्क से 5-6 किलोमीटर का बफर एरिया बना देना चाहिए जिसमें कि शिकार अलाउड नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि लक्ष्मण रेखा लांघी और आपने राइफल चला दी या वो कर दिया, क्योंकि वो सीमा आपको मालूम है, जानवर को नहीं मालूम है। सीसिल के केस में क्या था कि जब इन्होंने तीर कमान मारा था तो इनको ये नहीं मालूम था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट सीसिल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, वो जांडा पे भी कर रहे थे। ये देख के दंग रह गए कि उसको तो रेडियो कॉलर लगा है। जब राइफल से मार दिया, मर गया, तो इन्होंने रेडियो कॉलर को भी जमा नहीं कराया, नष्ट करने की कोशिश की, यानी बहुत सारे आपराधिक कार्रवाई की थी। ये अमेरिका भाग गया था। डिमांड उठी कि इसका अमेरिका से प्रत्यर्पण किया जाए, लेकिन अमेरिका ने मना कर दिया। जिम्बाब्वे की कोर्ट ने मना कर दिया कि उसके ऊपर पर्याप्त आधार नहीं है केस चलाने का। वॉल्टर पामर पे इसलिए भी केस नहीं चला कि उसने तो पैसे दिए थे, जो वहाँ का सिस्टम था ट्रॉफी हंटिंग का कि पैसे देना है, रसीद लेना है, वो दिया था। तो कोर्ट ने बोला वो स्थानीय गाइड के भरोसे पे काम कर रहा था। स्थानीय गाइड पे केस चलाने की बात हुई, लेकिन केस चला,
लेकिन इस केस को खारिज कर दिया कोर्ट ने, ये बोल के कि जिस फार्म हाउस पे मारा गया, गोवाई कंजर्वेंसी, जो कि ऑनेस्ट लबू का फार्म हाउस था, वहाँ पर शिकार करने की अनुमति थी। तो जहाँ पर शिकार किया गया वहाँ पर शिकार करने की परमिशन थी, तो केस किस बात का, ऐसे खारिज कर दिया गया। हाँ, ऑनेस्ट लबू पे केस चला कि उसके पास एक सीमा नहीं थी कि कितने शिकार किए जा सकते हैं, लेकिन वो केस भी कुछ हुआ नहीं। जो किया जनता ने किया। वाल्टर पामर की आइडेंटिटी ओपन हो गई थी, तो अमेरिका के मिनेसोटा में जो उसका डेंटल हॉस्पिटल था उस पे पब्लिक ने तोड़फोड़ की थी और उसके घर में हमला किया था। ये पब्लिक ने किया था क्योंकि सोशल मीडिया में आइडेंटिटी आ गई थी। तो ऐसे ही क्या हुआ, इसके बेटे के पहले बता दूं कि जो इसका पार्टनर था, कोएलिशन पार्टनर था जेरिको, उसने अकेले की दम पे इसके प्राइड को संभाला। मतलब इसके बीवी बच्चे मरे नहीं सीसिल के। तो सीसिल के 7 कब्ज थे, 3 लाइनेस थी, उनकी रक्षा करता रहा, दूसरों से लड़ता रहा। लेकिन 2016 में जेरिको की नेचुरल डेथ हो गई, लेकिन तब तक में कब्ज बड़े हो गए थे, अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम हो गए थे। उन्हीं कब्ज में से एक था जांडा, वैसा ही मस्कुलर, वैसा ही सुंदर। अब इसको भी देखने लोग आने लगे थे। 6 साल की उम्र में हो गया था, वही नेशनल पार्क था। ट्रॉफी हंटिंग में सेम कंडीशन में इसकी भी जान गई, बस इसको घसीट के बाहर नहीं लाया गया। घसीट के मतलब लालच दे के शिकार को, यानी कि बेट लगा के कि बेट को घसीटा गया, पीछे पीछे आया, ऐसा नहीं था। ये खुद बाहर आया था, शिकारी इंतजार कर रहे थे, प्रॉपर परमिशन थी शिकारियों के पास में। उन्होंने मारा, देखा रेडियो कॉलर है, इन्होंने खुद मारने की सूचना अथॉरिटीज़ को दी, रेडियो कॉलर भी जमा कराया। इनके ऊपर कोई एक्शन की बात नहीं हुई, बस ये बात हुई तरीका गलत है। वो जैसा मैंने पहले बताया कि बफर एरिया होना चाहिए 5 किलोमीटर का, कि इधर हुआंगे नेशनल पार्क है, 5 किलोमीटर का बफर, उसके बाद ट्रॉफी हंटिंग अलाउड होनी चाहिए। उसके बाद अमेरिका ने अपने रूल्स कड़े कर दिए कि ट्रॉफी इंपोर्ट जो करना है उस पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए। ऑस्ट्रेलिया ने, फ्रांस ने, नीदरलैंड, कोलंबिया, इन्होंने तो बैन कर दिया कि आप किसी देश में ट्रॉफी हंटिंग करोगे, हमारे देश में आप उस ट्रॉफी को ला नहीं सकते। बहुत सारी एयरलाइंस ने ट्रॉफी कैरी करने से मना कर दिया, डेल्टा एयरलाइन, यूनाइटेड एयरलाइन, अमेरिकन एयरलाइन, तो ये तो इन्होंने बैन किया। जिम्बाब्वे जहाँ पे ये घटना हो रही थी, उन्होंने अस्थायी बैन किया कि ट्रॉफी हंटिंग नहीं होगी। लेकिन जब देखा कि उनका रेवेन्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है, उनका कहना है कि ये जो पैसे आते हैं, ये एक्सेस लायन, एक्सेस एलिफेंट, या जो जानवर है, मान लीजिए हमारी कैपेसिटी है कि 100 होने चाहिए, 120 हो गए, तो हम 20 को मारने की परमिशन दे देते हैं, उसको महंगे रेट में मरवाते हैं, जो 20 से पैसे आते हैं, बाकी 100 की सुरक्षा करते हैं। ये उनका लॉजिक है, मेरा नहीं, मैं बता रहा हूँ उनका सिस्टम। तो पहले उन्होंने बैन किया, लेकिन उनको लगा चलेगा नहीं, उनका गुजारा नहीं होगा, खर्चा नहीं चलेगा, उन्होंने वापस ओपन कर दिया। तो इस तरह से ना सिर्फ सीसिल, उसका बेटा भी उसी तरह मरा। आज भी ट्रॉफी हंटिंग बहुत सारे कंट्रीज़ में चल रही है। पैसे वाले लोग जाते हैं और वो जानवर को मारते हैं, और शिकार करने का जो सुख, जिसे कि अंग्रेज पहले बोलते थे गेम, बिग गेम, स्मॉल गेम। बिग गेम में बड़े जानवर आते थे, लायन, टाइगर, गैंडा, हाथी, भैंसा, और स्मॉल गेम में बर्ड्स आती हैं, खरगोश आते हैं, ऐसी छोटी चीज़ें आते हैं। जिम कॉर्बेट ने भी अपनी बुक में जो मेंशन किया है, स्पोर्ट्समैन, शिकारी को शिकारी नहीं, स्पोर्ट्समैन बोलते थे जिम कॉर्बेट भी, क्योंकि गेम खेलने वाला तो स्पोर्ट्समैन ही होता है। तो ये थी ट्रॉफी हंटिंग और लायन सेसिल की और उसके बेटे की कहानी। अब मैं वापस आता हूँ खैरी के ऊपर, जो मैंने आपसे बताया था। सरोज राय चौधरी जी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पहले फील्ड डायरेक्टर थे। प्रोजेक्ट टाइगर को लागू कराने में भी उनकी भूमिका थी, बहुत सारे लोगों की भूमिका थी, उसमें उनकी भूमिका थी। वो जंगल में टूर पे गए हुए थे अपनी वाइफ के साथ में, एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके हुए थे। वहाँ पे खड़िया जनजाति के लोग थे जो कि जंगल में गए हुए थे शहद लेने, लकड़ी लेने, या जो भी। उन्हें एक टाइगर का कब दिखा और थोड़ी दूर पर टाइग्रेस थी। इन्होंने शोर किया, बहुत सारा हंगामा किया। टाइग्रेस समझ गई मैं इतने सारे लोगों से मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, तो वो वहाँ से भागी। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने सोचा कि ये लोग मेरे पीछे आएंगे, और बच्चे को पहले से ट्रेनिंग दी होती है टाइग्रेस ने कि कोई भी खतरा आने पे अपने छिपने वाली जगह पे जाना है। वो कोई गुफा भी हो सकती है, बांस का झुरमुट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसे लगा था जो बच्चे को मैंने ट्रेनिंग दी है वो चली जाएगी, लेकिन ऐसा बच्चा कर नहीं पाया। जो भी था शॉक्ड हो गया, या बच्चा उस जगह जा रहा था उसके पहले वो खड़िया जनजाति के लोग आ गए, उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया।
बच्चे को पकड़ने के बाद एक टोकरी में रख के वो लाए। उन्हें मालूम चला कि साहब आए हुए हैं, वो सीधे साहब के पास गए और साहब को दे दिया कि देखिए साहब ये है। तो इन्होंने देखा तो बड़े ही गुस्से में थी खैरी, 2 महीने की थी। नाम खैरी क्यों रखा इन्होंने? क्योंकि वो खैरी नदी के पास में मिली थी। बड़े प्यार से समझाते रहे तो वो पहले पंजे मार रही थी, हिस्स हिस्स, क्योंकि हायोड बोन डेवलप नहीं होती टाइगर के बच्चे की, तो वो दहाड़ नहीं सकता। जब टाइगर अडल्ट हो जाता है तब वो प्रॉपर दहाड़ सकता है। तो वो हिस्स हिस्स की आवाज़ निकाल रही थी, पंजे मारने की कोशिश कर रही थी। इन्होंने बड़े प्यार से दूध वूध पिलाने की कोशिश की लेकिन नहीं पिया, तो इन्होंने टाइगरेस की आवाज़ निकाली, सरोज राय चौधरी जी ने। जब टाइगरेस की आवाज़ निकाली तो उसको लगा ये तो मेरी माँ की आवाज़ है। बड़े ध्यान से देखने लगी, उसे लगा जो भी है ये खतरा नहीं है, मेरी माँ से कनेक्टेड है। धीरे धीरे उसने रिस्पॉन्स देना शुरू किया। इन्होंने हाथ वाथ फेरा प्यार से करके, फिर धीरे धीरे 48 घंटे बाद उसने पहला कुछ खाया। उसके सोने की जगह बनाई, सो गई, थकी थी, डरी हुई थी, खा नहीं रही थी कुछ। 48 घंटे बाद खाया, फिर उसे दोस्ती हो गई। इनकी वाइफ थी निहार, वो उनको माँ समझने लगी। उनके हाथ से ही एक बार इनको गुर्रा देती थी, कई बार जब किसी बात पे गुस्सा होती थी इनको गुर्रा देती थी, लेकिन उनको माँ को नहीं गुर्राती थी, निहार जी को। फिर खाना पीना चलने लगा, इनके ही बेड पे सोती थी। धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद में इनके साथ घूमती थी, एक रेस्ट हाउस से दूसरे रेस्ट हाउस। जब वो बड़ी हो गई, अडल्ट हो गई, तो उसके बाद वो जंगल में भी पैदल जाती थी। मतलब पैदल मतलब खुले, चेन से नहीं, ये जा रहे हैं साथ में वो जा रही। कई बार वो जंगल में चली जाती दूर तक, फिर ये वापस लौटे तो पीछे से आके इनके पैर पे एक पंजा मारती थी कि मैं भी आ रही हूँ, और आऊँ आऊँ करके जो टाइगर की आवाज़ होती है वो करके उनको रेस्पॉन्ड करती थी। हालांकि जब मेटिंग पीरियड में आई थी तो उसको एक टाइगर की स्मेल मिल गई, उसकी सेंट मार्किंग की, तो उसने सूंघा, फिर वहीं लोट लगाई, जो टाइगरिस की आदत होती है। फिर वो अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, इनकी बात पे ध्यान नहीं दे रही थी, ये बार बार बुला रहे थे तो नहीं आ रही थी। उसके पहले भी इन्होंने जब देखा था, क्योंकि इन्हीं के बेड पे सोती थी, तो जो उसके जेनाइटल ओपनिंग थी उसमें कंपन की, क्रैम्प्स की आवाज़ आ रही थी, ये सुनाई पड़ रही थी। अगले दिन गई तो चली गई वो, इनके बुलाने से नहीं आई। और शायद उसने फिर मेटिंग कर ली थी, क्योंकि ये कुछ दवाई या वेजाइनल स्वाब वगैरह लेते थे तो गुर्राई, और इन्होंने देखा तो वो मीटिंग करके आई थी टाइगर से। तो ये बहुत सारी स्टडीज़ भी करते थे खैरी के ऊपर। और इनके घर पे और भी कई सारे जानवर थे, जैसे ब्लैकी नाम की एक डॉगी थी, भायना नाम का एक लकड़बग्गा था जो कि अंधा था लेकिन वो कहीं कहीं टकराता था वरना चल लेता था, जंबो नाम का भालू था, तो और भी कई जानवर थे। तो खैरी सबसे फ्रेंड थी, ब्लैकी के साथ भी खेलती थी, बिल्कुल जैसे कुत्ते ही हों ऐसे खेलती थी। वो इनकी जीप की आवाज़ पहचानती थी, जब इनकी जीप आ रही होगी। तो जो इन्होंने कई बार बोला है, इन्होंने बोला कि एक बार टस्कर की स्मेल को सूंघ लिया था खैरी ने, बहुत दूर से। टस्कर मतलब हाथी, 3 किलोमीटर दूर से बता रहा है, जो कि मुझे यकीन नहीं होता कि टाइगर 3 किलोमीटर दूर से सूंघ सकता है। अगर 3 किलोमीटर दूर से टाइगर सूंघ लेगा तो सारी थ्योरी बदल जाएगी जंगल की। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि टाइगर सुन सकता है। देखिए, टाइगर के जो सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति और सूंघने की शक्ति, जब इसको आप पॉइंट्स दोगे ना, 7 पॉइंट्स दोगे टाइगर के सुनने की शक्ति को, 5 पॉइंट्स दोगे आप टाइगर के देखने की शक्ति को, 3 पॉइंट्स दोगे आप टाइगर के सूंघने की शक्ति को। और ये पॉइंट्स मैंने नहीं दिए, ये दिया है मिस्टर चतुर्वेदी ने, जो कि टाइगर के ऊपर जिन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई उसको खाना कैसे खिलाते थे उस टाइम पे। लंगूर मारना, बंदर मारना, इन पे प्रतिबंध नहीं था। तो अपनी .22 की राइफल से सरोज राय चौधरी जी लंगूर मारते थे। लंगूर उसका फेवरेट था, लंगूर की वो दीवानी थी। बंदर भी मारते थे, बर्ड्स भी मारते थे। इनका बेटा था सरोज राय चौधरी जी का, बबलू, वो ग्रीन पिजन मारता था, वो भी मारना अलाउड था। उसके अलावा चिकन भी देते थे, मटन भी देते थे। 5 किलो के आसपास मांस पर डे देते थे, और उसको भी शेयर करके खाती थी वो कुत्तों से, उन सब से, जो भी पालतू जानवर थे। वो कभी उसमें ऐसा नहीं करती थी, पूरा अपनी बातों से एक एक बात बता देती थी। दूसरा, जो सूंघने की शक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि इनका बेटा बबलू एक बार बस से उतरा था, तो ये जहाँ बैठी थी वहाँ से देख नहीं सकती थी उस गेट को, लेकिन ये दौड़ के गेट की तरफ चली गई थी क्योंकि इसे मालूम चल गया था कि बबलू आ गया।
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टस्कर को सुना होगा, ऐसे बस की आवाज़ को सुना होगा, और उस बस की आवाज़ के बाद बबलू आता होगा, ये बात उसे मालूम थी। इसलिए जैसे ही उस बस की आवाज़ आई तो समझ गई कि बबलू आया होगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूर से सूंघ पाने की मुझे तो समझ में नहीं आ रही। अच्छा, जब इसका ट्रीटमेंट करते थे, जैसे कि इसके पेट में गैस बन जाती थी, क्योंकि वो तो अब इनके बेड पे सोती थी, इनको सब मालूम चलता था, तो फिर ये क्या करते थे, लवण भास्कर चूर्ण की गोलियां थी, वो किसी चीज़ में मिला के खिलाते थे, या कई बार उसने मुंह खोला मुंह में डाल देते थे। ऐसे अमृत धारा आप जानते होंगे, आयुर्वेद का बहुत बड़ी औषधि है। हमारे घर में तो अमृत धारा इतना इस्तेमाल होता था बचपन से। मुझे बस में चलने में उल्टियाँ आती थी, तो मेरे पापा एक बैग में कैरी करते थे, एक छोटी सी शीशी में, साथ में बताशे कैरी करते थे, और जैसे मुझे देखते थे उल्टी आने वाली है तो वो बताशे में अमृत धारा डाल के मेरे मुंह में खिलाते थे। उससे उल्टी नहीं आती थी। पेट की कोई प्रॉब्लम हो, अमृत धारा खाने से ठीक हो जाती थी। अभी भी होती है अमृत धारा, अगर आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। यहाँ मैंने रिजॉर्ट में भी रखा हुआ है, घर पे भी रखता हूँ। वो अमृत धारा खिलाते थे, उसकी कोई प्रॉब्लम होने, और उस पर इफेक्टिव था वो टाइग्रेस पे। क्वांटिटी ज़्यादा देनी पड़ती थी। जब वो जंगल में छोड़ते थे खैरी को, तो खैरी शिकार भी कर लेती थी, कई बार बंदर मार लेती थी, कई बार बंदर सूख जाता तो उससे खेलते थे बाकी डॉग्स वगैरह जितने थे उसकी खाल से। और कई बार जब उसे बकरे का मांस दिया जाए, वो खाना नहीं चाहती है, तो खाना छोड़ के जाके वो जो सूखे लंगूर की खाल वाल पड़ी होती थी कहीं छिपा देती थी, उसके साथ खेलने लगती थी या खींचती थी, बताने के लिए कि मुझे लंगूर चाहिए। कई बार उसका फेवरेट मांस नहीं है, बकरे का है और थोड़ा सा पुराना सा है, या जंगल में कहीं गए मिल नहीं पाया, तो उसमें नमक डाल के दो तो खा लेती थी। तो सरोज राय चौधरी जी ने यह भी कॉन्सेप्ट बताया कि लोग बोलते हैं कि नमक डालने से टाइगर एग्रेसिव हो जाता है, या लोग बोलते हैं कि इंसान का खून नमकीन होता है इसलिए टाइगर मैन ईटर बन जाता है। ऐसा नहीं है। वो बोले कितनी बार उसके दांत लग जाते थे, कितनी बार उसके पंजे लग जाते थे, और वो हमारा खून चाटती थी, लेकिन कभी उसने हम पे अटैक नहीं किया। तो जो एक थ्योरी कई बार अब लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सुंदरबन के टाइगर मैन ईटर क्यों होते हैं। ये थ्योरी इसलिए बोली जाती है क्योंकि वहाँ का पानी खारा है। देखिए, ये नमक, थोड़ा सा नमक खा लेना अलग चीज़ है, और दिन रात नमक खाना और नमकीन पानी पीना, और वो नमकीन पानी भी थोड़ा बहुत नमकीन नहीं, इतना नमकीन कि आपको पी के उल्टी हो जाए। आप समुद्र का पानी पियो, आपको पता चल जाएगा। सुंदरबन के टाइगर उतना खारा पानी पीते हैं, सिर्फ नमक खाते नहीं, पीते भी हैं, वो नमक को जीते भी हैं, इसलिए वो अग्रेसिव है। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान के खून के स्वाद की वजह से टाइगर मैन ईटर नहीं बनता। टाइगर मैन ईटर बनता है क्योंकि इंसान भाग नहीं पाता। उसे मारने के बाद उसे मालूम चल जाता है कि यार ये तो बड़ा आसान है। मारने के बाद वो प्रतिरोध नहीं कर मारते वक्त वो प्रतिरोध नहीं कर पाता। ना इंसान के पास सींग है, ना कुछ है, सरेंडर कर देता है। वरना डियर लात मारता है, सींग मारता है, बाकी जानवर भी कुछ ना कुछ करते हैं। जंगली सुअर तो अपने दांत से टाइगर का पेट फाड़ देता है। इंसान कुछ नहीं कर पाता। जंगली सुअर हो, डियर हो, उनकी खाल को चीरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके अंदर मांस निकलता है। इंसान की खाल बहुत मुलायम होती है, उस पर बहुत ही ना के बराबर बाल होते हैं। बाकी जानवरों में बहुत सारे बाल होते हैं। खाना आसान होता है, भाग नहीं पाता, दौड़ना नहीं पड़ता, इजीली पकड़ में आता है। इसलिए टाइगर इजी मील के ऑप्शन में मेन्यू में डाल लेता है अपने। लेकिन जो मैन ईटर बन जाता है वो सिर्फ आदमी मारता है, ऐसा नहीं है। आप उसका रिकॉर्ड देखोगे, साल में अगर 10 से 12 लोग मारे हैं तो उसको तो खाने के लिए बहुत सारा खाना चाहिए। वो जानवर भी मारता है, लेकिन इजी मील के रूप में जब कुछ नहीं मिलता तो इंसान को मारता है। तो ये टाइगर जब खुद शिकार करती थी खैरी, तो भी उसको चीर फाड़ के नहीं खाती थी, उसको ला के रख देती थी इनके पास, निहार जी के पास, या इनके कई केयर टेकर थे, तो फील्ड डायरेक्टर थे इनके पास, चपरासियों की और आदमियों की कमी नहीं थी। इन्होंने तो लॉक कीपर भी रखे थे कि मिनट मिनट का हिसाब था कि इतनी बार छींकी, इतनी बार खांसी, इतनी बार इसने ड्रॉपिंग करी, इतनी बार ये किया, अब पानी पिया। पूरा चार्ट मेंटेन करने के लिए आदमी थे। जैसा कि सरोज राय चौधरी जी ने लिखा है कि कोई मांस मीट जब अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, अब इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया कि वो ख़राब होता था, थोड़ा पुराना होता था, या कैसा होता था, क्योंकि बकरे का मांस मंगाते थे कई बार, वो ताज़ा नहीं होता होगा, तो वो नहीं खाती थी। बकरे का मांस वैसे भी उसको नहीं पसंद था, उसको लंगूर का मांस पसंद था, तो उसमें नमक डाल दो तो खा लेती थी।
ये उसकी पर्सनल चॉइस थी। इसका कनेक्शन हम इस बात से नहीं लगा सकते कि मैन ईटर इंसान को जो मारता है वो नमक के लिए मारता है। इसको मैं आपको बताता हूँ। खैरी अमूल स्प्रे दूध बहुत पसंद करती थी। किसी भी खाने में अमूल स्प्रे जो पाउडर मिल्क होता है वो डाल दो तो खा लेती थी। तो जंगल के टाइगर को अमूल स्प्रे तो नहीं मिलने जा रहा, ना वो दूध पीता, ठीक है ना। अगर दूध पीता होता तो वो तो गाय वगैरह का दूध ही पी लेता, उनको मारता क्यों। ये क्या होता है, हर जानवर की एक पर्सनल चॉइस बन जाती है। ये खैरी इंसानों वाली दवाइयाँ भी खाती थी। मैंने पहले बताया कि जब उसको गैस्ट्रिक ट्रबल होती थी तो लवण भास्कर चूरन देते थे, अमृत धारा देते थे चौधरी साहब। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग कुत्ता पालते होंगे। हर कुत्ते की अलग अलग हैबिट होती है जो पालतू होते हैं। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। मेरा जो डॉग था लकी, जो मेरा बचपन वाला डॉग था, जो मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिला था, वो पहले तो वो प्योर वेजिटेरियन था। हमारे घर में पला था, अंडा वंडा कुछ भी नहीं खाता था। खाता नहीं था मतलब हम देते ही नहीं थे, तो खाएगा कहाँ से। पूरा हेल्दी डॉग था और मोस्ट एक्टिव। दुनिया के आसपास कभी बंगले से बाहर निकल जाए तो दूसरे कुत्तों को धूल चटा के लौटता था। वेजिटेरियन था। पहले वो रोटी भी खा लेता था कभी कभी, लेकिन जब हमारा विदिशा से बांधवगढ़ ट्रांसफ़र हुआ, हम तो ट्रेन में गए लेकिन वो लकी चपरासियों के साथ ट्रक में गया। तो पापा ने पैसे दिए थे कि रास्ते में इसको खाना खिलाना है, तो ढाबे की रोटी क्या खिलाएगा, तंदूरी रोटी। तो ये था ब्रेड खिला देना, दूध ब्रेड। पूरे रास्ते उसको दूध ब्रेड खिलाया गया चपरासियों ने। बांधवगढ़ पहुंचने के बाद लकी ने रोटी को हाथ ही नहीं लगाया। उसके बाद बांधवगढ़, भोपाल, हम जहाँ रहे, लकी ने रोटी को हाथ नहीं लगाया। उसको सिर्फ ब्रेड दूध चाहिए। बाकी आप इधर चटर पटर दे दो, अच्छा जो टेस्टी होता है। खाने के नाम पे आप रोटी रख दो, खाएगा ही नहीं, छुएगा ही नहीं। कई बार जैसे हुआ कि नहीं अब तुमको खाना है कि खाओ, नहीं खाएगा। तो आप ब्रेड और दूध दोगे तभी खाएगा। ये उसकी हैबिट डेवलप हो। जो कुत्ता रोटी भी खाता था, रोटी खाना उसने बंद कर दिया था। ये पर्सनल होता है। उसको देख के आप पूरी टाइगर प्रजाति के बारे में धारणा नहीं बना सकते। मेरी ससुराल में एक डॉग था, अब तो नहीं है वो, लेकिन जब था वो टमाटर खाता था। मैंने अपनी लाइफ में दूसरा कभी कुत्ता देखा नहीं जो टमाटर खाता हो। हमारा लकी तो कभी नहीं खाता था, यहाँ भी नहीं खाता, ये वाला लकी भी। लेकिन वो खाता था शौक से। उसको कुछ अगर प्रलोभन देना है, कुछ काम कराना है तो टमाटर दो। तो ये अब उसके आधार पे आप बोल दो कुत्तों को टमाटर पसंद है, तो नहीं बोल सकते ना। इसलिए जो खैरी पे टेस्ट हुए वो पालतू एटमॉस्फेयर में हुए, इसलिए खैरी के सारे टेस्ट टाइगर प्रजाति के लिए मान लिया जाए, ऐसा मेरा मानना है सही नहीं होगा। जैसे कुछ बातों में जो कंट्रोडिक्शन है, जैसे उन्होंने बोला कि उसके सूंघने की पावर बड़ी स्ट्रांग थी, तो मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट है कि जब बाकी की नहीं है तो उसकी कैसे थी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से सुनने से कनेक्शन था उस बात का। इसी तरह से जब नमक पसंद था तो कहीं वो नमक पसंद मैन ईटर वाले केस में ना आ जाए कि इंसान को मारना टाइगर को क्यों पसंद होता है। लोग बोलते हैं ना इंसान के खून का स्वाद लग जाता है। गलत धारणा में ना चला जाए। मेरे व्यक्तिगत आकलन है, क्योंकि जो बाहर स्टडीज़ है जंगल की, उसमें टाइगर को बंदर उतना पसंद नहीं होता है। इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। टाइगर बंदर का शिकार कभी कभी करता है, ऐसा नहीं कि करता नहीं। करने में तो वो लिजर्ड भी मार देता है, ठीक है ना, मेढक भी मार देता है। सुंदरबन का टाइगर मेढक भी खाता है, लेकिन वैसे रेगुलर वे में बंदर उतना उसका फेवरेट नहीं है। उसी बात से ये आकलन लगाया गया था, क्योंकि कुछ मैंने पहले बताया था कि RH पॉजिटिव और RH निगेटिव जो फैक्टर्स हैं हमारे ब्लड में, हम बोलते हैं ना, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, इसका मतलब RH फैक्टर पॉजिटिव है, और जिसका निगेटिव होता है O नेगेटिव। RH फैक्टर रीसस फैक्टर है। रीसस मकाक बंदर पे स्टडीज़ की गई थी, इसलिए RH फैक्टर। ऐसा नहीं कि बंदर का खून इंसान का खून सेम है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको उदाहरण के लिए बोलूँ कि भैंस का दूध, गाय का दूध, दोनों दूध हैं लेकिन बहुत फ़र्क रखते हैं फैट में और कंपोजिशन में, लेकिन दूध तो होते हैं ना। इसी तरीके से है कि खून तो होते हैं, ऐसा ही फ़र्क है कि जैसे भैंस का दूध और गाय का दूध, ऐसा ही। तो जब बंदर को मारना इतना पसंद नहीं करता, जो कि जंगल में काफ़ी हद तक अवेलेबल हैं, और अगर हम सोचें कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाता इसलिए नहीं मारता, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत सारे साधन हैं मारने के लिए। वो पेड़ के नीचे दहाड़ मारता है, बंदर घबरा के गिर जाता है।
वो चाहे बंदर पे घात लगा के तो बहुत मार सकता है। टाइगर की अगर मर्जी देखी जाए तो उसको सांबर डियर ज़्यादा पसंद है। एक शिकार में कई दिन तक का काम, भरपूर भोजन। खैरी को तो लंगूर बहुत ज़्यादा पसंद था, उसको नमक भी पसंद था। लेकिन जब सरोज राय चौधरी जी को उसका दांत लग जाता था, नाखून लग जाता था, वो चाटती थी, तो कोई इंटरेस्ट दिखाती नहीं थी उस खून में। तो अगर वो कनेक्शन होता, इंसान का खून नमकीन है, तो यहाँ पर भी आता, तो ये बात भी क्लियर नहीं थी। जब खैरी की मौत आती है, थोड़ा सा उसमें भी कंट्रोवर्शियल लोग बात बोलते हैं, तो मैं उस पर भी आ जाऊँ। बाद में कभी मुझे और याद आएगा तो फिर हम एक पॉडकास्ट बना देंगे। तो खैरी का क्या था कि वो बाउंड्री में, जैसे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी जाती थी, बाउंड्री में थी, तो उसको कुत्ते मारने की बहुत आदत थी। कुत्ते बंगले में घुसे नहीं, क्यों मारती थी। सरोज राय चौधरी जी को ये डर लगता था कि कहीं कोई कुत्ता रेबीज से इन्फेक्टेड ना आ जाए, तो वो उन्होंने बाउंड्री के पास पास तार लगवा दिए थे कि किसी तरह से कुत्ता ना आ पाए। लेकिन एक दिन एक कुत्ता आ गया, छोटा था, पता नहीं कैसे निकल आया। अब आजकल कई रील सर्कुलेट होती है कि परिवार की जान बचाने के लिए खैरी ने कुत्ते को मार दिया आगे बढ़ के कि परिवार को खतरा ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऑथेंटिक बात बोल रहा हूँ। वो जो बुक खैरी सरोज राय चौधरी जी ने लिखी है, उसके आधार पे बोल रहा हूँ, उनके हाथ की लिखी हुई बुक है। कुत्ता अचानक घुस गया, सरोज राय चौधरी जी वहाँ नहीं थे, वो दिल्ली में थे। उनकी वाइफ निहार जी थी, लेकिन वो भी कुत्ते के पास नहीं थी, अंदर थी। जब कुत्ता आ गया, कुत्ते को मार दिया, उन्होंने देखा, वो दौड़ी, चपरासी दौड़े, तब तक कुत्ते को मार चुकी थी। कुत्ते को पकड़ के चाट रही थी, उसके पैरों को छुड़ाया गया, कुत्ते को बाहर फेंका गया। पहले देखा कि खैरी को कहीं काटने के निशान तो नहीं है पूरा। जब चेक कर लिया नहीं है, तो कुत्ते को फेंक दिया गया। नहीं तो फिर कुत्ते को टेस्ट के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेजते। तो हुआ क्या था कि जब उसने अपनी जीभ से चाटा था, तो जीभ में उसके जो कांटेदार जीभ होती है, कपड़ा धोने के ब्रश के जैसी, उससे ऊपर का स्किन निकल गई थी और ब्लड आ गया था। वो ब्लड इसकी लार में आ गया था, सलाइवा में आ गया था। उसके थ्रू इसके अंदर रेबीज का वायरस एंटर कर गया, किसी को मालूम नहीं चला। ये फरवरी की घटना, 20 फरवरी के आसपास, 26, 27 या 28 मार्च को एक्सपायर हुई थी। 1 महीने तक चलती रही। 1 महीने तक कोई सिम्टम्स नहीं आए खैरी के अंदर रेबीज के। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस बात को जोड़ना चाहूँगा। अभी कांकेर में भालू ने 2 लोगों की जान ली, भाई बहन, और एक को गंभीर रूप से घायल किया। उस भालू का बच्चा मर गया था। बच्चे का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया था कि लिवर में इन्फेक्शन था। भालू का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पाया गया कि रेबीज था। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में छपा, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। कई लोग सवाल करते हैं कि अगर उसको रेबीज था तो उसके मुंह से लार क्यों नहीं टपक रही थी। कई लोग बोलते हैं कि एक दिन में नहीं मर जाता, जितने मुंह उतनी बातें। कई लोग बोलते हैं कि अगर उसके बच्चे को जल्दी नहीं हटाते फॉरेस्ट वाले, तो वो इतनी आक्रामक नहीं होती। मतलब सबके मुंह है, कुछ ना कुछ बोलना है। वो आपने कहानी सुनी होगी, एक आदमी उसका बेटा गधे को लेके जा रहे थे, दोनों पैदल चल रहे थे, तो किसी ने कमेंट किया कि देखो कितने बेवकूफ़ है, गधा साथ में बैठ नहीं रहे। उसने अपने बेटे को बैठा दिया। आगे आदमी बोलते हैं देखो कितना निर्लज्ज बेटा है, बाप पैदल चल रहा है और ये गधे पे बैठा, उसने बाप को बैठा दिया। आगे बोलते देखो कितना बेदर्द बाप है, बेटे को पैदल चलवा रहा है, खुद बैठा है। दोनों बैठ गए। उन्होंने कहा देखो कितने निर्दयी इंसान है, गधे की जान निकाले दे रहे हैं। 2 आदमी लदे हुए उसके ऊपर। वो फिर पैदल चलने लगे, आगे गए। फिर एक आदमी बोलता है देखो कितने बेवकूफ़ इंसान है, गधा साथ में है, फिर भी पैदल चल रहे। ऐसे ही लोग हैं, कुछ ना कुछ बोलना है, क्योंकि हाथ में कीबोर्ड है, कंप्यूटर है, लिखना है। अब आप बताइए कि अगर बच्चे को समय पर नहीं हटाता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो मालूम कैसे चलता, पोस्टमार्टम कैसे होता कि उसको क्या इन्फेक्शन है। मतलब उनका कहना था इमोशनल, कि थोड़ी देर डेड बॉडी के साथ रह लेती तो वो शांत हो जाती। क्या वो शांत हो जाती? दूसरी बात सुनने में आया है, बच्चे को भी चीर फाड़ रही थी और छुपा दिया था झाड़ी के अंदर, वो और एग्रेसिव होती। समय पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हटाया, अपनी जान खतरे में डाल के उसका वीडियो है, अच्छा काम किया, लेकिन लोग बुराई करते हैं। वहीं अगर नहीं हटाते, 1-2 दिन पड़े रहने देते, पहली बात तो बच्चा सड़ता। दूसरी बात, जब वो आक्रामक होता तो लोग इल्जाम लगाते क्योंकि बच्चे को नहीं हटाया, वो देख देख के दुखी होती रही, इसलिए वो आक्रामक हो गई। लोगों का कहना है वो रेबीज के डॉक्टर भी बन जाते हैं, कहते हैं मुंह से लार नहीं टपक रही थी इसलिए। लेकिन यहां मैं आपको सामने के सामने केस बता रहा हूं, रेबीज का इन्फेक्शन होने के 1 महीने बाद तक खैरी के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं थे, और जब सिम्टम्स आए
25 मार्च को उसके ब्रेन में वो वायरस घुसा, 3 दिन के अंदर मर गई। पहला सिम्टम क्या आया, मुंह खोल रही थी बार बार हवा में, और जो जंबो नाम का भालू था उसके साथ एग्रेसिव हो गए, उनके यहाँ पालतू था, उसको एग्रेसिव होकर लड़ रही थी। लोग देख रहे थे, वो लोग फिर चपरासी हटा रहे थे, उसको काटने की कोशिश कर रही थी, 1-2 जगह काट भी लिया था। हरीश नाम का एक इनका प्यून था या लॉक कीपर था जो एंट्री करता था लॉक की, वो लेटा हुआ था नाइट ड्यूटी में, जूते पहने थे, उसके जूते को मुंह में भरा, इतनी जोर से दबाया कि जूते को छेद करके दांत उसकी एड़ी में गड़ गए। वो चिल्लाया जोर से। उस वक्त उसने बताया नहीं कि साहब गुस्सा होंगे, बाद में जब ये केस हुआ तब उसने बताया साहब इसने ऐसा किया था। तो और भी 1-2 लोगों को उसने ऐसे अटैक किए। तो ये 25 तारीख को जब उसके ब्रेन में घुसा तो भी पागल नहीं हुई, लार वार कोई नहीं टपक रही थी। तब इनके दिमाग में डाउट आया कि भाई ये रैबीज तो नहीं है। तो इन्होंने सिमली, ये फील्ड डायरेक्टर थे सिमली पाल के, जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनको बुलाया, उनसे बोला कि इसको ट्रैंकुलाइज करो। और बोले सर ये लपक के मेरे पे आएगी। बोले नहीं करो, मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ। सरोज राय चौधरी जी ने कैमरा पकड़ा, उन्होंने ट्रैंकुलाइज किया, डांट लगी। बाद में एक जो लकड़बग्गा भी था इनके यहाँ कभी पालतू, मर गया था, उसके पिंजरे में उसको बंद कर दिया। बाद में अपना बेड भी वही लगा लिया। तो वो क्योंकि उसको लग रहा था, वो पापा समझती थी सरोज राय चौधरी जी को कि मेरे पास ही लेटे, अपनी चारपाई वहीं पास में लगा ली। तो तब भी वो लॉग पूरा बना रहे थे कि कब वो यूरिन मार्किंग कर रही है, कब सिर उठा के अब देख रही है। करते करते दम घुटने की वजह से 28 तारीख को, जहाँ तक मुझे डेट में शायद मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ कि 26 है कि 28 है, उसने आखिरी सांस ली दम घुटने की वजह से। लेकिन बहुत सारी रील में आ रहा है कि सरोज राय चौधरी जी ने मजबूर होके इंदिरा गांधी जी से परमिशन लेके उसे गोली मारी। सरोज राय चौधरी जी की खुद की लिखी हुई जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ट्रैंकुलाइज किया था, पिंजरे में बंद किया था, दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई। ये उनकी लिखी हुई बुक है। क्लैरिफाई करना, फैक्ट्स बताना मेरा काम है। बाद में 1 साल भी नहीं हुआ, मई, ये 1981 की बात है, 28 मार्च 1981, मई 1982 को अपने ऑफिस में सरोज राय चौधरी जी बैठे थे, उनको मैसिव हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। कहीं ना कहीं इस बात का कनेक्शन खैरी के प्रति प्यार से भी हो सकता है कि 1 साल के अंदर नहीं भूल सकता आदमी, और भी बातें हो सकती है, लेकिन जो भी हो। तो उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ की। सरोज राय चौधरी ही थे वो जिन्होंने पग मार्क इम्प्रेशन पैड्स का, जो कांच के, सबसे पहले टाइगर सेंसर का सिस्टम बनाया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला बाद में आया। उसके पहले जहाँ टाइगर के पग मार्क होते थे, कांच का फ्रेम, जैसे पीछे फ़ोटो फ्रेम लगे हैं, इसमें फ़ोटो फ्रेम रहे लेकिन फ़ोटो ना रहे, सिर्फ कांच रहे, उसको रख दिया जाता था पग मार्क के ऊपर। फिर स्केच पेन से डिज़ाइन बनाई जाती थी, और डिज़ाइन जब बन जाती थी प्रॉपर बना के, फिर एक ट्रेस पेपर पे उसको दोबारा ट्रेस किया जाता था और उसका नाम, टाइम लिख दिया कि भाई ये इस जगह में मिला, ये है, वो रिकॉर्ड में रख लिया जाता था। हालांकि ऑथेंटिक नहीं था, क्योंकि ट्रेस करने में तो गड़बड़ हो जाता है। हर बार एक ही पगमार्क को 5 लोगों से आप ट्रेस करवाओगे तो अलग अलग डिज़ाइन बनेंगे। वो तरीका था। बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस का आया कि टाइगर के पगमार्क कहीं पड़े हैं, निशान, उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया, जो छाप बन गई उसको रिकॉर्ड में रख लिया, उसमें स्केच पेन से, मार्कर पेन से लिख दिया टाइम वगैरह। वो भी गलत हो जाता था। एक बार टाइगर अगर धूल में पैर रखेगा तो अलग पग मार्क आएंगे, हार्ड सरफेस पर रखेगा अलग आएंगे, कीचड़ में रखेगा अलग आएंगे, तेज चाल से चलेगा अलग आएंगे, स्लो चाल से चलेगा अलग आएंगे। यानी एक टाइगर के 5 तरह के सैंपल्स थोड़े थोड़े अलग जमा हो जाते थे, नंबर्स गलत हो जाते थे। आजकल टेक्निक अच्छी है, कैमरा ट्रैप की धारी, कंप्यूटर से मिलान होता है। जैसे ही आप एक टाइगर को दूसरे में डालोगे, अगर वहाँ डेटा ऑलरेडी फीडेड है, वो बता देता है कि ये तो ऑलरेडी ये फलाना है, वो बता देगा कि ये टाइगर हरक्यूलिस है कि क्या है जो रिकॉर्ड में है। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा योगदान था सरोज राय चौधरी जी का खैरी के साथ में। एक दूसरा भी, क्योंकि मैंने भालू का जिक्र किया तो उस बात पे भी जिक्र कर दूं, काफ़ी संवेदनशील मामला है। कांकेड़ के मरकटोला गांव के पास में एक स्कूल था, स्कूल के पास में एक भालू आ गई थी, उसका बच्चा मर गया था, अग्रेसिव थी। और उसके बाद में एक बहन जो कि आश्रम से लौट रही थी काम करके, वो उन्हीं बहन के जो सगे भाई थे अपने ही खेत से काम करके वापस आ रहे थे। भाई के ऊपर हमला किया, बहन बचाने दौड़ी, दोनों को मार दिया। एक बहन और बचाने दौड़ी, वो अभी गंभीर रूप से जख्मी है। पहले उसके बाद, जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चे का जब
टेस्ट किया गया तो मालूम चला था लिवर इन्फेक्शन है। बाद में भालू को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके गांव वाले जिनके सामने भालू ने चीरा फाड़ा था, वीडियो है कि पूरा मांस फाड़ रही आवाज़ आ रही है, लोग कह रहे हाँ हाँ ऐसे आवाज़ भी आ रही, दर्द भरी आवाज़ लोगों की। आक्रोश में लोगों ने भालू को लाठियों से पीटा। एकदम गलत काम किया, कानून को हाथ में लिया और सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी पक्का, क्योंकि वीडियो में फुटेज है। सबके ऊपर केस दर्ज होगा। जानवर को पीटने का आपको कोई अधिकार नहीं है कि उसको रेस्क्यू कराने का। जैसे कि किसी के निकट संबंधियों पे कोई हमला करता है तो उसे पीटने का अधिकार नहीं होता, केस दर्ज करा के पुलिस में कंप्लेंट करने का अधिकार होता है। लेकिन अक्सर होता क्या, मारपीट हो जाती है। किसी के परिवार वाले को आप मारोगे, उसके परिवार वाले पलट के लाठी डंडे से हमला कर देते हैं। इंसानी आक्रोश होता है उस वक्त, जो गुस्से में उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। कुछ वैसी ही परिस्थिति थी कि किसी के सामने घंटों कोई चीर फाड़ रहा है, उस वक्त तो जोर चला नहीं, जब वो बेहोश हो गया तो जोर दिखाने के लिए लाठियों से पीटा। ये इंसानी आक्रोश है, हालांकि गलत है। जिम कॉर्बेट के टाइम पे भी था, अगर आपको याद हो, चंपावत मैन ईटर टाइग्रेस जिसने 436 लोग मारे थे, जब उसको जिम कॉर्बेट ने गोली मार दी थी, भीड़ दौड़ पड़ी थी, मारो मारो पीटो, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसका कोई ना कोई संबंधी उस टाइग्रेस ने मारा ना हो। बड़ी मुश्किल से जिम कॉर्बेट ने समझाया कि मत मारो। हालांकि उसमें कॉर्बेट साहब का भी एक इंटरेस्ट था, खाल स्किन उनको ले जानी होती थी। अगर लोग पीट देते लाठी से तो स्किन खराब हो जाती। तो लेकिन आक्रोश तो था ना, समझाने पे लोग समझे, लेकिन मारने दौड़े थे। इंसानी फितरत है। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, ये मैंने पहले बोल दिया, गलत है। जो लोगों ने किया, कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। मुद्दे की बात है कि जब उसको रायपुर ले जाया गया तो जिंदा थी। जैसे कि मैंने डीएफओ कांकेर से बात की थी, उन्होंने कहा जब हमने भेजा वो जिंदा थी। कांकेर में उसकी मौत हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी कि ये प्राइमरी स्टेज का उसको रेबीज था, बाकायदा छपा हुआ। स्क्रीनशॉट भी यहाँ लगा दूंगा मैं आपको। डीएफओ से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि मैं रेबीज का कंफर्मेशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पोस्टमार्टम रायपुर में हुआ, जंगल सफारी में। जाहिर सी बात है, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जो चीज़ बच्चे का उनके यहाँ हुआ था कांकेर में, माँ का वहाँ नहीं हुआ। अब ये घटना 6 अगस्त के आसपास है मेरे ख्याल से, अगर डेट मुझे सही याद है तो। भालू को जब जंगल सफारी रायपुर ले जाया गया, पोस्टमार्टम किया गया, तो उसकी दैनिक भास्कर में जो रिपोर्ट छपी उसके अकॉर्डिंग उसे फर्स्ट स्टेज का रेबीज था। ऑफिशियल रिपोर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक पब्लिश हुई नहीं है। डीएफओ कांकेर ने बोला कि वो हम अपनी तरफ से पब्लिश कर नहीं सकते। मैंने कुछ डॉक्टर से बात करी कि ये रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगना चाहिए। उन्होंने बोला देखिए, कुछ टेस्ट तो कुछ घंटों में आ जाते हैं, जा 24 घंटे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो ऑन द स्पॉट आ जाती है, उनका कहना था। लेकिन अगर वायरस है या विसरा भेजा गया है लैब में, तो ये केस वायरस का ही है। इसकी लैब जो है ना, वो रायपुर में ही है, स्टेट डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी, जो कि रायपुर में ही है जहां ये हुआ। एक ही शहर की बात है। उसमें भी RT-PCR होता है। उसकी रिपोर्ट आने में 2 से 4 दिन लगने चाहिए। 2 से 4 दिन, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4 दिन। 6 अगस्त की बात है, 4 दिन मानो तो 10 अगस्त। अभी तक अगर आप ये कांकेर भालू रेबीज लिख के गूगल में सर्च करोगे तो या तो दैनिक भास्कर की वो न्यूज़ आ रही होगी जिसको देख के मैंने वीडियो बनाया, या मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के आ रहे होंगे रिजल्ट, और या फिर 2-4 चैनल के और आ रहे होंगे। कुछ यूट्यूबर्स ने भी बनाया, लेकिन वो मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, हो सकता है उन्होंने मेरा वीडियो देख के ही बनाया हो। मुद्दे की बात यह है, क्या रेबीज को प्रायोरिटी नहीं समझा जाना चाहिए? रेबीज के कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं? रेबीज की रिपोर्ट को आपातकाल की तरह से ट्रीट करना चाहिए। उसमें डिले क्यों हो रहा है? ये 2 दिन का भी डिले हुआ, मुझे नहीं पता कब आएगी। टाइग्रेस माया की जो हड्डियां मिली थी नवंबर में भेजी गई थी, मार्च में ये रिजल्ट आया था कि ये हड्डियां टाइगर की नहीं है, सांबर डियर की है। सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर से मैंने बात की थी, वेटनरी डॉक्टर से बात की थी, क्या रिपोर्ट आने में इतना टाइम लगना चाहिए? सबका एक ही जवाब था, नहीं, इतना टाइम किसी हालत में नहीं लग सकता। यहाँ पर जवाबदेही क्यों नहीं है? क्यों इसको सेकेंडरी माना जाता है, जिससे इंसानों की जान जुड़ी हुई है? माया मैन ईटर नहीं थी, वो सेंटिमेंट की बात है। लेकिन जो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो रिपोर्ट्स है, पहले भी कई बार मुद्दे उठाए हैं कि माया 2023 से लापता डिक्लेयर्ड है। 2019 से छोटा मुन्ना टाइगर कान्हा का लापता डिक्लेयर्ड है, मरा हुआ नहीं बोला।
टाइगर जय 2016 से लापता डिक्लेयर्ड है, आज तक मरा हुआ डिक्लेयर नहीं किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। इसका कारण क्या है और इसकी जवाबदेही क्यों नहीं? देखिए, ईश्वर कृपा से मेरे वीडियो बहुत सारे राज्यों के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी देखते हैं, कई फील्ड डायरेक्टर देखते हैं, कई मंत्री देखते हैं, केंद्रीय मंत्री भी देखते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जनता से जुड़ा हुआ बहुत सीरियस मामला है। अगर आप उस तरीके से सोचो तो जहां जानवर इंसानों पे हमला कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की दिशा में मैं कोई ठोस काम करना चाहता हूं, उसी दिशा का कदम है। आप इस रिपोर्ट को डिले को, अभी मैं भालू पे आता हूं, पहले मैं उन जानवरों की बात कर लूं। आप सोचते हो क्या हुआ अगर वो लापता लिखा है तो लिखा है, बहुत बड़ी लापरवाही है। आप सोचो, जब आप उस टाइगर को लापता लिखते हो, इसका मतलब वो मरे हुए टाइगर के रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, आपके लापता है। जब आपसे डेटा मांगा जाएगा, कोई आरटीआई लगाएगा ना कि कितने टाइगर मरे, तो उसमें वो लापता वाले नहीं आएंगे। यानी अगर किसी पोचर ने, अवैध शिकारी ने शिकार किया, लाश मिल गई, तब तो टाइगर मरा है। अगर उसने अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे दिया, लाश को गायब कर दिया, तो वो टाइगर मरा नहीं, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से लापता हुआ। रणथंभौर में 25 टाइगर लापता हुए थे, खबर आई थी, फॉरेस्ट ऑफिशियल ने बात उठाई थी, हंगामा हुआ, 10 टाइगर के आसपास की रिपोर्ट मिल गई कि मिल गए। 15 का क्या हुआ? 2 साल हो गए, ना कोई पूछता ना कोई बताता। ये बहुत बड़ा इशू है जिस बात में मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। चाहे तो मेरे सब्सक्राइबर सुने, चाहे तो फॉरेस्ट ऑफिशियल सुने, चाहे तो मंत्री जी सुने, सांसद जी सुने, इस बात को आप संसद में उठाइए कि ये लापता डिक्लेयर करने का क्या आजीवन लापता रहेगा? 2016 से 2026 तक वो मरा नहीं। जो टाइग्रेस माया 13 साल की थी, 3 साल पहले, 14-15 साल की जिंदगी होती, आज होती तो 16 साल की होती, कब तक लापता रहेगी? उसका आप फाइनल क्यों नहीं डिक्लेयर करते? बिना आधार के बोल ही नहीं रहा हूं मैं, एक कदम नहीं उठाता बिना आधार के। कुछ लोगों ने बोला आपने रैबीज का वीडियो बना दिया। अरे भैया, दैनिक भास्कर जैसे रेपुटेटेड अखबार में छपा है, अखबार के आधार पर ही वीडियो बनाते हैं, हर जगह हम जा नहीं सकते। अगर कल मैंने वीडियो बनाया अमेरिका का कि वहाँ पर एक आदमी ने अपने पालतू जानवर टाइगर लायन छोड़ दिए थे और आत्महत्या कर ली थी, तो क्या मैं गया था वहाँ पे 2011 में? अखबार में पढ़ा, वही तो बोल रहा हूँ। अब ये तो मैंने टाइगर्स की बात कर दी, मुद्दे की बात है कि रैबीज कितना बड़ा मुद्दा है। अगर इसकी रिपोर्ट 2 दिन भी डिले होती, कितना बड़ा आदमी की जान को खतरा है, जानवर की जान को खतरा है, मैं आपको बताता हूँ। अगर रैबीज की रिपोर्ट टाइम से आ जाती है तो तत्काल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कांकेर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहां पर पहले तो कुत्तों की सघन जांच कराएगा कि कितने कुत्ते इन्फेक्टेड हैं। मुद्दे की बात है, उस भालू को अगर रैबीज था तो हुआ तो कैसे हुआ? आसमान से उड़ के तो नहीं आया। हो सकता है किसी कुत्ते का जूठा मांस उसने खा लिया, क्योंकि भालू अक्सर गाँव के नज़दीक आते हैं, उनके सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, उनको मांस की गंध आ जाती है, कूड़े कचरे की आ जाती है, वहाँ पे कुत्ते भी मुंह मारते हैं, तेंदुआ भी, कई केसेस में टाइगर भी, भालू भी। कैनाइन डिस्टेंपर कुत्तों से इस तरह से जंगली जानवरों में फैलता है। कुत्तों की जांच कराना आसान है जंगली जानवरों के कंपैरिजन में। सबसे पहले तो ये देखना है कुत्ते क्या हैं। अगर कुत्ते में से कोई भी रैबीज से इन्फेक्टेड है, इंसान को काट सकता है या दूसरे जानवरों को फैल सकता है। अगर वहाँ के सारे कुत्ते जांच कर लिए तो नहीं है, कोई बात नहीं, इसका मतलब जंगल के अंदर कोई दूसरा जानवर है जिसके थ्रू उसको इन्फेक्शन आया, उसकी खोज करो। ये रिपोर्ट जल्दी आने से आप टाइमली पकड़ लोगे, लेकिन अगर आप रिपोर्ट को कागज में दबा के रखोगे कि दे देंगे कोई बात नहीं, पहले दूसरे जरूरी काम है, 5-7 लोग मर जाएंगे, 5-7 जानवर भी मर जाएंगे। उन जानवरों की मौत का जिम्मेदार कौन? उन आदमियों की मौत का जिम्मेदार कौन? तो रैबीज के वायरस की रिपोर्ट अगर तो उस भालू को था, नहीं था तो कोई बात नहीं। अगर नहीं था तो भी रिपोर्ट बताने में क्या दिक्कत है? सरकारी अफसरों की बहुत सारी मजबूरियां होती है जो कि जनता नहीं समझ सकती है। मैं समझ सकता हूं क्योंकि मैं सरकारी अफसर का बेटा हूं। टेबल के इस पार का भी मुझे मालूम है, टेबल के उस पार का भी मुझे मालूम है। कई बातें ऐसी होती है जो कि आप जानते हुए भी नहीं बता सकते, क्योंकि कहीं धार्मिक भावना भड़क सकती है, कहीं पब्लिक का उन्माद भड़क सकता है इंसान केस में। इस केस में रैबीज होने में क्या धार्मिक भावना, क्या इंसान का उन्माद? अगर रैबीज था तो उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि उस जानवर के साथ वो रैबीज ख़त्म नहीं हो गया, उसको किसी से आया था तो उससे और जा सकता है। ये बहुत बड़ा मैटर है, इस पे ध्यान देना चाहिए। किसी पे इल्ज़ाम लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर बात बोली तो
ऐसा नहीं है कि मैं पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई बात बोल रहा हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाबाज अफसर भी हैं। एक रेंजर साहब की डेथ हुई थी, मैंने उनके श्रद्धांजलि के लिए वीडियो बनाया था। पूरे देश के अलग अलग इलाके से कई फॉरेस्ट ऑफिशियल्स मुझे फ़ोन करते हैं। हफ्ते में मेरे पास 7 से 8 सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का फ़ोन आता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स मेरे वीडियो देखते हैं और मुझे कुछ फ़ोन करते हैं, कुछ करवाते हैं। मैं कभी भी गलत बात नहीं बोलता, किसी पे इल्ज़ाम नहीं है। तो ये सोच लेना कि मैं जनता की तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ बोल रहा हूँ। जब अभी मैंने इसी पॉडकास्ट में बोला, जो लोग बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भालू के बच्चे को जल्दी उठा लिया इसलिए ये हो गया, मैंने बताया ना कि सही किया। अगर वो पोस्टमार्टम नहीं करते तो डिजीज़ का नहीं पता चलता, क्या पता कुछ फैलने वाली डिजीज़ होती। अगर वो देर से उठाते, एग्रेसिव होती, लोग बोलते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लापरवाही करी। ये तो हमेशा इल्ज़ाम लग जाते हैं। मैं डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं, ये समस्या है, इसमें सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को भी सोचना चाहिए। ये ऐसे मुद्दे नहीं कि रिपोर्ट आज भेजी कल भेजी क्या फ़र्क पड़ता है। आप खुद सोचो, इसका जवाब दो। आपके पास क्या जवाब है कि वो रिपोर्ट किस कारण से 5 महीने डिले हुई? और ये जो रैबीज की रिपोर्ट में डिले हो रहा है, इसकी वजह से बीमारियां रुक जाएंगी और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएगा, जो इंसानों की जान जाती है। कई लोग बोलते हैं जानवर नज़दीक आ रहा है, हर वक्त पता नहीं होता कुछ भी। कमेंट लिखने में कुछ को तो मज़ा आता है। मैं जनरली रिप्लाई नहीं देता, कभी किसी का दिया भी तो उसमें भी देख रहा हूँ कि लोग मज़े लेने के लिए क्या कर रहे हैं। वही टीम है जो उनकी, वो कहते हैं सर हम आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपके वीडियो को वेट करते हैं, लेकिन इंसान को एक बात सोचनी होगी कि इंसान जानवर के इलाके में घुसा। बात चल रही है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, और मैं बोल दूँ कि भाई साहब अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु बम क्यों फोड़ा? कोई तथ्य है इस बात में? जानवर इंसान के इलाके में घुस रहा है, ये कांकेर के भालू के मामले में क्यों बोल रहे हो? स्कूल के बगल में सारी घटनाक्रम हुआ। स्कूल जंगल में नहीं घुसा था, खेत से लौट रहा था वो व्यक्ति जिसकी की जान ली, गांव था। आप बोलोगे पहले था जंगल था, मैं बार बार बोलता हूं दिल्ली भी पहले जंगल था। वर्ल्ड सिटी के बाहर पूरा जंगल था, जहां आज आईटीओ है वहां लायन घुमा करते थे। तो क्या आईटीओ आप खाली करा सकते हो? तो आदिवासी लोगों का गांव खाली कराने की बात क्यों करते हो आप? समाधान निकालो ना। उस बात पे आप बोलते हो कि इंसान चला गया, मतलब इंसान को जानवर मारेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुद्दे से भटकाना है ऐसे लोगों का। मैं उस कमेंट का मैंने जवाब भी नहीं दिया, मैंने उदाहरण दिया ना कि बात चल रही है। हाँ, आप बोलोगे अमेरिका ने बम क्यों भड़का, कुछ कुछ ऐसी ही बात है। ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन है मेरे अंदर का मैं क्या करूं, जो बोलना चाह रहा हूं। आपको बता दूं, नाम तो मैं कभी बताता नहीं है, एक मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, जिम्मेदार आदमी हूँ। इस पॉडकास्ट को शूट करते वक्त भी एक वन अधिकारी का फ़ोन मेरे पास आया था किसी समस्या के बारे में, और उनको मेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि वो जब समस्या उजागर कई बार करते हैं तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, जनता तक पहुँचती है। बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स तन से, मन से, धन से वन की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो सामने आ नहीं सकते, उनका प्रोटोकॉल नहीं बोलता। उनको ये अधिकार नहीं कि उस मुद्दे को उठाएं। वो मुद्दा होता है उनके सामने होता है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी के दायरे से बंधे होते हैं कि उनको तो वही करना है जो वो बोल रहा है। वो समस्या का उनको है, मुझे बता देते हैं कई बार। चलिए, बहुत लंबा हो गया, एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। हमारी समस्याएं चलती रहेंगी, समाधान में निकलते रहेंगे। उम्मीद है कि मैं आप सब मिलके ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की दिशा में मजबूत कदम जरूर उठा लेंगे, क्योंकि जब आप सही बात बोलो, दिल से बात बोलो, तो दिल तक पहुंचती जरूर है। तो चलिए एंड करता हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।